Yes, people. Are you all set and ready to do a nice quick revision of the entire chapter 1? Are you all set and ready? Are you all set and ready? Yes, 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 yes. जीडीपीटी वाले बच्चों, अगर कोई व्यक्ति सीधा है वीडियो स्टार्ट कर रहा है तो मत करिएगा. इसके पहले पूरा चैप्टर 1 रिवाइज कर लो. आफ्टर यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर 1 ना, फिर आपको इसका मजा आएगा. राइट? तो ऑनलाइन लाइव जो अटेंड कर रहे हैं बेटा जी, अब तो अपन साथ में कर ही रहे हैं. और जो बच्चे अगर इसको ऑनलाइन लाइव नहीं कर रहे हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मैं आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले रोक दो इस वीडियो को, पॉज कर दो, पूरा चैप्टर 1 अच्छे से जब रिवाइज हो जाए उसी के बाद यहां पर आइएगा. दिस इज सुपर फ्रूटफुल फॉर अ स्टूडेंट हु हैज रिवाइज्ड द चैप्टर, एंड दिस विल बी वर्थलेस फॉर अ स्टूडेंट हु डज नॉट नो एनीथिंग. राइट? चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. Yes, 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 yes. Here we are. चलिए यारो, पूरा फोकस यहीं पे, 110% फोकस यहां पे. चलिए. With the same level of energy, let's hit it. चलिए. So CL कंपनी लॉ का केस नंबर 1 इज अरुणा ओसवाल वर्सेस पंकज ओसवाल. हमने यहां पे देखा था कि माता जी बेटे के बीच में लड़ाई थी, जो कि इनके हस्बैंड थे अभय ओसवाल जी, वो डिसीज हो चुके थे. इसके अंदर द मूड इशू इन्वॉल्व वाज कि अगर मान लीजिए एक बेटा है जो कि कह रहा है कि मैंने पार्टीशन सूट फाइल किया है, वहां से मुझे शेयर्स मिलने वाले हैं, तो मैं अभी ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के अंदर केस फाइल करना चाहता हूं, और आई शुड बी अलाउड टू फाइल अ केस अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. एनसीएलटी और एनसीएलटी ने प्रिज्यूम कर लिया कि हां ये व्यक्ति ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के लिए केस फाइल कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसको शेयर्स तो मिलने ही वाले हैं ना. बिकॉज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अगर केस फाइल करना है तो यू नीड टू हैव 10% शेयर्स. आपके 10% ऑफ टोटल इशूड कैपिटल चाहिए, तभी आप केस फाइल कर सकते हैं. तो एनसीएलटी प्रिज्यूम कि ये जो केस चल रहा है पार्टीशन सूट, अभी तक उसका डिसीजन नहीं है, लेकिन उसके डिसीजन में इस व्यक्ति को शेयर्स तो मिलने ही वाले हैं, तो इसे अलाउ कर देते हैं ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में केस फाइल करने के लिए. अजी सुप्रीम कोर्ट ने उनका हाथ पकड़ा एनसीएलटी का कि रुको बेटा, ये क्या डिसीजन कर रहे हो. जब तक सिविल कोर्ट के पार्टीशन सूट का डिसीजन नहीं आ जाता है, कि उनका फाइनल डिसीजन आ जाता है दैट द शेयर्स विल बी गिवन टू पंकज ओसवाल, ओनली देन ही बिकम्स एलिजिबल टू फाइल अ केस फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. यू कैन नॉट प्रिज्यूम दैट ही विल विन द केस एंड विल गेट द शेयर्स. तो जब तक पार्टीशन सूट फाइनल नहीं हुआ है, तब तक एलिजिबिलिटी डिसाइड नहीं की जा सकती है. इसका टेक अवे क्या था देखो. Supreme Court set aside the order of NCLT and NCLT. Supreme Court held that up till the civil court has not finalized the partition suit, NCLT cannot presume the final holding of shares which the petitioner might get by the civil court. कि NCLT ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं कि भाई साहब ये तो पार्टीशन शूट जो सिविल कोर्ट में चल रहा है वहां से इसको शेयर्स मिलेंगे ही सही, ऐसा प्रिज्यूम नहीं कर सकते. वंस दिस केस हैज टू बी फाइनलाइज्ड, यहां से केस में आप जीत के आपको शेयर्स मिल चुके हैं, ओनली देन यू कैन फाइल अ केस फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. तो जब तक केस पेंडिंग है, आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट केस फाइल नहीं कर सकते. यू कैन नॉट प्रिज्यूम कि ये शेयर्स तो मुझे मिलने ही वाले हैं. दैट इज द फर्स्ट केस. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हिटिंग टू द सेकंड केस. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. सेकंड केस कोई बहुत ज्यादा केस इंपॉर्टेंट केस नहीं था, ना ही ये करंट लॉ के हिसाब से रेलेवेंट है. बस इसको हमने पढ़ा था कि अगर एक व्यक्ति 164(2) में डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है, अगर एक व्यक्ति 164(2) में डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है, तो कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम के तहत उसका डिन और उसका डीएससी कैंसिल नहीं किया जाएगा. आई रिपीट, अगर कोई डायरेक्टर 164(2) में डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है, तो इस केस ने बोला कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम के तहत उसका डिन और डीएससी कैंसिल नहीं किया जाएगा. दैट्स इट. फिर आते टुवर्ड्स द थर्ड केस. बहुत ही इजी सा केस था ये तो, कि इसके अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, वो अमालगमेशन वगैरह कर रही थी, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन कर रही थी. उसने एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है. एनसीएलटी ने उसे अप्रूव कर दिया. एक शेयर होल्डर आया बाद में कि साहब आप इसे कैसे अप्रूव कर सकते हो, इसके अंदर कुछ तो इश्यूज हैं. क्या इश्यूज हैं? इन्होंने सारे रेगुलेटर्स को नोटिस नहीं दिया. अगर आपको याद होगा, कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन अगर आप कर रहे हैं, तो आपको सारे रेगुलेटर्स को नोटिस देना होता है. आरबीआई, सेबी, एमसीए, जो भी रेगुलेटर्स हैं, उनका रिस्पॉन्स आता है. अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो उनके ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद ही आप उस स्कीम को अप्रूवल देते हैं. इस केस में एनसीएलटी ने वेव ऑफ कर दिया कि कोई बात नहीं, रेगुलेटर का नोटिस नहीं दिया, कोई बात नहीं. जी एनसीएलटी ने उसके टपली लगाई, ऐसे कैसे रेगुलेटर को नोटिस दिया, कोई बात नहीं. बोले रेगुलेटर को नोटिस देना मैंडेटरी है, एंड एनसीएलटी डज नॉट हैव एनी राइट टू वेव ऑफ दैट रिक्वायरमेंट. क्या टेक अवे इसका? एनसीएलटी हेल्ड दैट
Before approval of NCLT for any scheme of amalgamation, a notice has to be given to all the regulators specified to invite objection if any. This requirement cannot be waived off by NCLT. NCLT चाहे कि मैं रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ कर देता हूं, तो NCLT इस रिक्वायरमेंट को वेव ऑफ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर आता है नेक्स्ट केस। मुझे आप एक बार बताओ कि एक कंपनी, इस केस के अंदर क्या होता है, इस केस के अंदर एक कंपनी थी, उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसको जब रिस्टोर करने का एप्लीकेशन आया तो उसको रिस्टोर भी कर दिया गया, एंड द कंपनी वाज नॉट गिवन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी ही नहीं और उस कंपनी का नाम रिस्टोर कर दिया गया। तो यहां पर ऐसा कहा गया कि क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या रिस्टोरेशन कर सकते हैं क्या बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए? जी नहीं। एनसीएलटी ने बोला कि रिस्टोरेशन करने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है। NCLT held that before making any order of restoration, opportunity of being heard has to be given, and since in this given case opportunity of being heard was not given, the order of NCLT set aside. तो हमने क्या सीखा यहां पे, कभी भी किसी भी कंपनी जिसका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जा चुका है उसे अगर रिस्टोर कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, फिर हमने सिंपल तरीके से, बहुत ही प्यारा केस था, एक डायरेक्टर था, he was involved in the meeting with respect to some decision मेकिंग के लिए वो मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है, मीटिंग में इन्वॉल्व है। उसके बाद में इस डायरेक्टर ने कंपनी छोड़ दी, उसके बाद में कंपनी ने कुछ चेक्स इशू किए उसी डिसीजन को लेकर जो उसने मीटिंग में लिए थे, चेक्स इशू किए कंपनी ने। तो आप क्रोनोलॉजी समझिएगा, क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर ने मीटिंग में जरूर पार्टिसिपेट किया, स्टेप 2 फिर डायरेक्टर छोड़ चुका है, उसके बाद में कंपनी ने चेक इशू किए हैं, एंड दीज चेक्स गॉट डिसऑनर्ड। So the question here is, will this director be liable for this act? In this case, High Court held that the director will not be liable since the checks were issued after his resignation or removal. तो हमारे लिए की पॉइंट टेक अवे क्या है, कभी भी एक कोई डायरेक्टर का रिमूवल हो गया या रेजिग्नेशन हो गया, उसके बाद में अगर चेक इशू हुए हैं तो उसके लिए डायरेक्टर लायबल नहीं होगा। तो द की इशू इज चेक्स कब इशू हुए। अगर चेक्स डायरेक्टर के छोड़ने के बाद इशू हुए हैं तो डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल फॉर देयर डिसऑनरमेंट। ब्रिलियंट। ये हुआ था केस नंबर 5, अलीबाबा वाला केस। नेक्स्ट आता है CL केस नंबर 6, राजेश कुमार यदुवंशी वाला केस। बहुत ही प्यारा सा केस था एकदम आराम से। कि यहां पे क्या हुआ कि एक नॉमिनी डायरेक्टर था। नॉमिनी डायरेक्टर कौन सा नॉमिनी डायरेक्टर? जो कि किसी बैंक ने अपॉइंट किया, एक बैंक का अपॉइंट किया हुआ नॉमिनी डायरेक्टर था यहां पे आपकी कंपनी में। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे फ्रॉड वगैरह पता चले, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस नॉमिनी डायरेक्टर के ऊपर भी केस कंटिन्यू कर सकता है क्या? इस नॉमिनी डायरेक्टर को भी स्यू कर सकता है क्या? यस और नो? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन अ रिपोर्ट। टेल मी व्हिच रिपोर्ट इट डिपेंड्स ऑन? इट डिपेंड्स ऑन व्हिच रिपोर्ट? इट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उस नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट एक्सप्रेसली कोई एलिगेशंस हैं तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई भी एलिगेशन नहीं है तो जस्ट बिकॉज कंपनी में फ्रॉड है आप नॉमिनी डायरेक्टर को उठा नहीं सकते। तो अगर कंपनी में फ्रॉड है तो क्या नॉमिनी डायरेक्टर को उठा सकते हैं? जी नहीं उठा सकते। आप उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। हाँ, उसके अगेंस्ट केस सिर्फ तब फाइल कर सकते हो जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक्सप्रेसली नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई एलिगेशंस है। तो अगर स्पेसिफिक एलिगेशन है नॉमिनी डायरेक्टर के अगेंस्ट, जो कि बैंक का अपॉइंटेड नॉमिनी डायरेक्टर है, सिर्फ तब आप उसको उठा सकते हो, अदरवाइज आप उसको उठा नहीं सकते। दिस वॉज सी लॉ 6 डॉक्टर राजेश कुमार यदुवंशी वाला केस। नेक्स्ट सी लॉ 7 QVC एक्सपोर्ट वाला केस। एकदम सिंपल सा केस था, बहुत प्यारा सा केस। सुना, एक कंपनी है जिसके अंदर 2 सब्सटैंशियल पार्टी है शेयर होल्डर्स, ठीक है। These are shareholders. These are minority shareholders. These have 40% shares in the company. These have 60% shares in the company. Okay. Now what is happening is these minority shareholders have appointed certain directors. These majority shareholders have appointed certain directors. ठीक है। तो ये minority shareholders ने भी कुछ director को appoint किया, majority shareholders ने भी कुछ directors को appoint किया। अब ये majority shareholders wants to remove the directors appointed by minority shareholders. इन्होंने ड्यू नोटिस दिया, स्पेशल नोटिस अंडर 115, प्रॉपर तरीके से EGM कंडक्ट की और उनको रिमूव कर दिया। कैन दे डू सो? टेल मी यस और नो। कैन दे डू सो? यस दे कैन डू सो। दे हैव डन इट इन द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। दे कैन सर्टेनली डू सो। तो मेजॉरिटी ने अगर प्रॉपर स्पेशल नोटिस दिया, प्रॉपर EGM कंडक्ट करके उनको निकाला है तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये पढ़ा हमने CL7 QVC एक्सपोर्ट्स वाले केस में। ओके, फिर आता है हमारा बहुत ही प्यारा केस CL8 इकोनॉमी होटल्स इंडिया सर्विस वाला केस। CL8 इकोनॉमी होटल्स वाला केस, इसके अंदर क्या हुआ था, बहुत ही प्यारा सा केस था कि यहां पे बहुत ही होशियार, एकदम शशि थरूर का भांजा ही यहां पे CS था समझो। इस कंपनी ने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, स्पेशल रेजोल्यूशन ROC के पास फाइल किया। उसके बाद में स्पेशल रेजोल्यूशन किसके लिए था बता देता हूं आपको, फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब कोर्ट के पास गए कि हे कोर्ट, हमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल के लिए अप्रूवल दे दो। देखो, हमने
यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है, हमने यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है। तो यहां पे हमारा जो सीएस था थोड़ा भावुक हो गया, एकदम फ्लारी लैंग्वेज में लिखना, हमने यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है। कोर्ट बोला क्या होता है यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, निकलो यहां से निकलो। एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया। तब भाई साहब उसको मारा पीटा और फिर एनसीएलएटी के पास गए, सुनो साहब हमारे सीएस से गलती हो गई, इसने लिखा है यूनानिमस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, इसका मतलब था स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुका है। और देखो हमने आरओसी का स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल भी किया, बस इसने यहां पे टाइपोग्राफिकल एरर कर दिया था एप्लीकेशन में, टाइपोग्राफिकल एरर कर दिया था एप्लीकेशन में। एनसीएलटी बोला चलेगा, यू कैन गो हेड विद द रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो एक छोटा सा टाइपोग्राफिकल एरर के कारण आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल को रोका नहीं जाएगा, आपके रिडक्शन ऑफ कैपिटल को गो हेड कर दिया जाएगा। मियरली बिकॉज ऑफ अ टाइपोग्राफिकल एरर आपके रिडक्शन ऑफ कैपिटल को रोका नहीं जाएगा। Merely a typographical error in the extract of minutes characterizing the special resolution as unanimous ordinary resolution will not render a special resolution is invalid. Its special resolution passes very well valid. वो special resolution पूरी प्रकार से valid रहेगा। बहुत ही बढ़िया बात है। फिर है हमारा CL9 कंपनी लॉ 9 KV ब्रह्माजी राव, बहुत ही बढ़िया केस है ये भी। इसके अंदर क्या हुआ था, नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप्स, इनके अगेंस्ट बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं इनके अगेंस्ट। उसी बीच क्या किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, पंजाब नेशनल बैंक के हेड के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी को सीज करते हैं। सो द इशू इन्वॉल्व्ड हियर इज व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन रनिंग अगेंस्ट अ फ्यू कंपनीज, कैन द ऑफिसर पास एन ऑर्डर अगेंस्ट एनी अदर पर्सन हु इज एन हेड ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। A person who is in head of some other organization, क्या उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया जा सकता है क्या, जबकि केस चल रहा है किसी और ग्रुप कंपनीज के अगेंस्ट? The answer here held by NCLT was no. When the case is pending against some other companies, you cannot pass an order against a head of some other organization. No, you cannot do so. Any person's asset who is the head of some other organization, हाँ, नीरव मोदी या फिर गीतांजलि ग्रुप के अंदर किसी के भी अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकते हो, बट दिस पर्सन हु इज इन हेड ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अगेंस्ट आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते। Any person who is the head of some other organization cannot be attached in exercising the power under section 337, 339 of the Companies Act 2013. यारों हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इसको डेप्थ में पढ़ा है, अब मैं बस एक क्विक रिवीजन करके आपके दिल में उतार देना चाहता हूं टॉपिक, फोकस करना अच्छे से। नेक्स्ट CL10 विजय गोवर्धन दास कलंत्री एंड अदर वाला केस है। CL10 कंपनी लॉ का केस नंबर 10 है। यहां पे तो बहुत इजी से बात था, और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, कहां पे, बॉम्बे में, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कहां पे, बॉम्बे में, मैं रेसिडेंट कहां हूं, बॉम्बे का, तो मैं क्या हाई कोर्ट ऑफ पंजाब में केस फाइल कर सकता हूं क्या? जी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन टेरिटोरियल रहता है, तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन है उसी हाई कोर्ट के अंदर आप केस फाइल करेंगे। फिर आया CL11 ROC वेस्ट बंगाल वाला केस था, बहुत ही प्यारा केस था कि मान लीजिए अगर किसी केस के अंदर में कंपाउंडिंग फीस पे करने की बात आ रही है, किसी केस में कंपाउंडिंग फीस पे करने की बात आ रही है, सो कैन द कंपाउंडिंग फीस बी लोअर देन द मिनिमम फीस स्पेसिफाइड इन द एक्ट, कि मिनिमम फीस जो प्रिस्क्राइब की है उससे कम हो सकता है क्या कंपाउंडिंग फीस, उससे कम हो सकता है कि कंपाउंडिंग फीस, उससे कम नहीं हो सकता है कंपाउंडिंग फीस कम से कम मिनिमम फीस प्रिस्क्राइब जितना होना चाहिए। So the compounding fees has to be more than or equal to the minimum fine prescribed in the act। ये हमें पढ़ाया था किसने, ये हमें पढ़ाया C Law 11 ने पढ़ाया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में आया C Law 12 SP वेलुमनी, C Law 12 SP वेलुमनी वाला केस आया, बहुत ही बढ़िया सा केस है, एकदम आराम से। इसके अंदर क्या हुआ, एक कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपने डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है, एक कंपनी के डायरेक्टर्स ने अपने डेट्स को राइट ऑफ कर दिया है, तो शेयर होल्डर्स ने हाहाकार मचा दिया कि ऐसे कैसे आप डेट्स को राइट ऑफ कर सकते हो, और केस गया एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने बोला बैड डेट्स को राइट ऑफ करना इज अ कमर्शियल डिसीजन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी अगर अपने बैड डेट्स को राइट ऑफ करती है तो उसका कमर्शियल डिसीजन है, इसमें शेयर होल्डर्स इंटरफियर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो राइटिंग ऑफ बैड डेट इज अ कमर्शियल डिसीजन ऑफ द कंपनी, इसमें शेयर होल्डर्स इंटरफियर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट आता है कंपनी लॉ 13 लेट मोना अग्रवाल जी का केस है। यहां पे एकदम कंफर्टेबली समझना, छोटा सी बात है कि मान लीजिए कि अगर एक कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटीशन चल रही थी, और उसी बीच कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया, कंपनी के अगेंस्ट वाइंडिंग अप पिटीशन चल रही थी और कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, क्या ये सूट कंटिन्यू कर सकता है? नहीं। हमारा नॉर्मल लॉजिक बोलता है कि जब कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ हो गया तो केस सूट कंटिन्यू कैसे करेगा, बट इस केस के अंदर एनसीएलटी हेल्ड दैट इवन इफ द नेम ऑफ द कंपनी हैज बीन स्ट्रिकन ऑफ, स्टिल द वाइंडिंग अप सूट विल कंटिन्यू। फिर आता है C Law 14 कंपनी लॉ 14 बैंक ऑफ बड़ौदा वाला केस है। यहां पे क्या हुआ, एकदम आराम से, कि यहां पे इतनी सी बात हुई कि यार जो अपना
प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, डज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रिडम्पशन? क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास खुद के रिडम्पशन के लिए एप्लीकेशन देने का राइट है या नहीं है? जी हां, बिल्कुल है। उनके पास सेक्शन 55 में भी राइट है एप्लीकेशन देने का, एंड उसके बाद में सेक्शन 245 के अंदर भी राइट है। So they have a right under section 55 as well as 245. They can file an application for their own redemption. They can file an application for their own redemption. seal of 14 बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा बोला गया। फिर है seal of 15 जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। बहुत ही प्यारा केस था, जियो का केस था कि यहां पे क्या हुआ, कुछ कंपनीज, जियो की ही 2-3 कंपनीज वर एंटरिंग इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, वर एंटरिंग इनटू एन अरेंजमेंट जिससे कि हो क्या रहा था, उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही थी। तो हमारे इनकम टैक्स के ऑफिशियल आ गए कि ऐसे कैसे आप टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं? नहीं, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, आपको ये स्कीम एंटर नहीं होने देंगे। तब ये केस गया एनसीएलटी तक। एनसीएलटी ने बोला कि जस्ट बिकॉज किसी अरेंजमेंट से, अमालगमेशन से उस कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, दिस कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर देयर चैलेंज। इस ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते, भले ही टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, दिस स्कीम विल बी अप्रूव्ड। और दूसरी बात ऐसी थी यारों, रिलायंस की है ना, तो स्कीम तो अप्रूव होनी थी। कीपिंग इट ऑल अपार्ट, तो सिंपल सी बात यहां पर क्या है कि एनसीएलटी हेल्ड दैट mere fact that a compromise or arrangement may result in reduction in tax liability, mere the fact that compromise or arrangement may result in reduction of tax liability does not furnish a basis for challenging the validity of the same. कि भाई साहब सिर्फ ये बात हो रही है कि उनकी टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, इस ग्राउंड पे, सिर्फ इस ग्राउंड पे आप चैलेंज नहीं कर सकते। बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब कोई अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में टैक्स लायबिलिटी कम भी हो रही है तो भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। ये तो छोटी सी बात थी। सील ऑफ 16 आरओसी केरला की बात हो रही है। यहां पे इतनी सी बात थी, क्या एनसीएलटी फाइलिंग फीस, एडिशनल फीस, ये सब वेव ऑफ कर सकता है क्या? ये जो आरओसी की फीस होती है, ये क्या एनसीएलटी वेव ऑफ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? जी नहीं कर सकता। छोटा सा टेक अवे है, एनसीएलटी पर से हैज नो पावर टू वेव द फाइलिंग फीस एंड एडिशनल फीस। एनसीएलटी पर से हैज नो पावर टू वेव ऑफ द फाइलिंग फीस एंड एडिशनल फीस। क्या बात है, क्या बात है। इसके बाद मतलब सी लॉ 17 रीजनल डायरेक्टर साउथ रीजन, सदर्न रीजन के आरडी वाला केस है। बहुत ही सिंपल सा केस था, बहुत ही प्यारा सा केस था कि क्या एक एलएलपी, इफ द एलएलपी वांट्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, कैन एन एलएलपी बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी? कैन एन एलएलपी बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कंपनी? कैन एन एलएलपी बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कंपनी? द आंसर इज नो। इफ एन एलएलपी इंटेंड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपनी, द एलएलपी हैज टू बी फर्स्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 366। एलएलपी को पहले कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 366 में रजिस्टर होना पड़ेगा, ओनली देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। सो एन एलएलपी कैन नॉट डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, इट हैज टू बी फर्स्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 366 ऑफ कंपनीज एक्ट, ओनली देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ, देन इट कैन बी मर्ज्ड विद अ कंपनी। तो अगर एलएलपी और कंपनी को आज मर्ज होना है, एलएलपी और कंपनी को आज मर्ज होना है, तो वो मर्ज नहीं हो सकते। ये एलएलपी को पहले 366 में कंपनी में कन्वर्ट होना होगा, एंड देन ये दोनों कंपनीज मर्ज हो पाएंगे। तो अगर एलएलपी को सीधा मर्ज होना है किसी कंपनी के साथ, तो वो नहीं हो सकता। पहले एलएलपी को 366 में रजिस्टर होना होगा, उसके बाद वो एलएलपी किसी कंपनी के साथ मर्ज हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। ये पढ़ाया हमें सी लॉ 17 आरडी सदर्न रीजन ने। फिर है सी लॉ 18 जी वासुदेवन वाली बात। बहुत इजी से बात था कि क्या हमारा जो क्लॉज है, 167(1)(a) का, जो ये पढ़ाता है, हमने पढ़ा था 164 to 167, जो कहता है, प्रोविजन एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको, कि इफ देयर इज एनी डायरेक्टर हु डिफॉल्ट्स अंडर 164(2), उसकी कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट या फिर पेमेंट डिफॉल्ट किया, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इसको रेगुलर बैच में। फाइलिंग डिफॉल्ट या पेमेंट डिफॉल्ट किया अगर किसी भी व्यक्ति ने, तो वो उसकी कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड। अगर किसी कंपनी में फाइलिंग डिफॉल्ट या पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है अंडर 164(2), तो उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड, ये हमने पढ़ा है। उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड, ये हमने पढ़ा है। तो एक बात ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था कि सारे डायरेक्टर्स विल बी डिस्क्वालिफाइड, दीज डायरेक्टर्स विल आल्सो बी वेकेटेड फ्रॉम ऑल द कंपनीज, दीज डायरेक्टर्स विल आल्सो बी वेकेटेड फ्रॉम ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर बताओ कि डायरेक्टर्स को सारी कंपनीज से इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा, लेकिन कहां से नहीं निकाला जाएगा? एक्सेप्ट फॉर द डिफॉल्टिंग कंपनीज। So these directors will be removed from all the companies except for the defaulting company. Defaulting company में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये उन्हें लगा इरैशनल, और इसके लिए हाई कोर्ट मद्रास में गया पिटिशन कि ये जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि ये क्या बात हुई कि जिस कंपनी में डिफॉल्ट किया यहां कंटिन्यू कर सकते हो और बाकी सारी कंपनी से निकाल दिया जाएगा। बट ये लोग समझ नहीं पाए, उसके पीछे कुछ लॉजिक था, ये बिल्कुल इरैशनल नहीं था। और हाई कोर्ट ने हेल्ड किया दैट 167(1)(a इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। बिल्कुल वैलिड है प्रोविजन, बिल्कुल लॉजिकल है प्रोविजन, दैट ही विल बी रिमूव फ्रॉम ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फ्रॉम द डिफॉल्टिंग कंपनी। हमने पढ़ा है इसका लॉजिक भी। ओके, ये सी लॉ 18 ने पढ़ा। फिर आया सी लॉ 19 मुकुट पाठक एंड अदर्स के। मुकुट पाठक एंड अदर्स सी लॉ 19 ने हमें क्या पढ़ाया? इसने हमें इतना सा पढ़ाया कि जो 164(2) की जो पेनल्टी है ना, 164(2), ये जो अभी मैंने प्रोविजन पढ़ाया ना,
दैट अगर कोई व्यक्ति फाइलिंग डिफॉल्ट करता है, 3 साल तक कोई भी फाइलिंग नहीं हुआ या फिर पेमेंट डिफॉल्ट करता है, तो 164(2) का अगर कोई भी डायरेक्टर डिफॉल्ट करता है तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो सवाल ये आया था कि विल दिस प्रोविजन विल बी रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव। मुझे बताइए रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, इट विल बी प्रोस्पेक्टिव, इट विल नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव। और यहां पे फर्दर क्वेश्चंस भी थे, हर एक को आंसर किया गया था। पहला कि क्या ये रेट्रोस्पेक्टिव है, द आंसर इज नो, 164(2) इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। सेकंड, क्या डायरेक्टर को कोई नोटिस देने की आवश्यकता होगी, मुझे बताओ क्या डायरेक्टर को नोटिस देना होगा क्या कि अब हम आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, कोई नोटिस देना होगा क्या? जी नहीं, कोई भी नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी। और क्या डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होने के बाद में अगले 5 सालों में कहीं पर रीअपॉइंट हो सकते हैं? जी नहीं, एक बार आप डिस्क्वालीफाई हो गए फिर आप अगले 5 सालों में कहीं पर भी रीअपॉइंट नहीं हो सकते। तो डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिक फीचर था। CL20 जिंदल स्टील का केस था, बहुत ही प्यारा केस था। यहां पे आपको आईबीसी का बेस होना जरूरी था, मैंने आपको आईबीसी का एक बेस देने की कोशिश जरूर की थी, पर ये आपको और बेहतर समझेगा आईबीसी की बात में, बट यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या था कि जब लिक्विडेशन चल रहा है अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिक्विडेशन चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको सीआईआरपी भी कहा जाता है, जिसको सीआईआरपी भी कहा जाता है। तो आईबीसी के अंडर सीआईआरपी चल रहा है। इस बीच कैन एन एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट अंडर 230 बी फाइल, क्या कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है क्या इस बीच? द आंसर बाय द कोर्ट वाज यस, बिल्कुल हो सकती है। जब आईबीसी में सीआईआरपी चल रहा है उस बीच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट की एप्लीकेशन भी फाइल हो सकती है। पहला क्वेश्चन आंसर। दूसरा क्वेश्चन था क्या प्रमोटर फाइल कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, क्या प्रमोटर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? आंसर वाज नो, कि प्रमोटर को आईबीसी ने कुछ लोगों को डिसअलाउ कर रखा है कि जो लोग रेजोल्यूशन प्लान फाइल नहीं कर सकते, उसमें प्रमोटर का नाम है, तो प्रमोटर कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का एप्लीकेशन भी फाइल नहीं कर सकता। हर वो व्यक्ति हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर फाइलिंग रेजोल्यूशन प्लान कैन नॉट फाइल कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट का एप्लीकेशन एज वेल। तो सिंपल दो क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन कि जब सीआईआरपी चल रहा है आईबीसी में, जब आईबीसी के अंदर प्रोसीडिंग चल रही है, तब क्या कॉम्प्रोमाइज एप्लीकेशन की कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन फाइल हो सकती है? आंसर इज यस। सेकंड, क्या प्रमोटर फाइल कर सकता है? द आंसर इज नो, प्रमोटर फाइल नहीं कर सकता। सी लॉ 20 ने ये चीज पढ़ाई हमको। फिर सी लॉ 21 हमारे सामने आया एकदम आराम से। इसने हमें क्या बताया कि भाई साहब क्या हुआ था, बहुत पुरानी बात है, जब कंपनी से 1956 हुआ करते थे, वहां पे हमारे साथ में ऐसा होता, हमारे डिपॉजिट ऑर्डर को रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो हम कंपनी लॉ बोर्ड के पास गए। अजीत, कंपनी लॉ बोर्ड को जानते हो, वो पहले की अथॉरिटी थी, उसके पास गए कि थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दो रे बाबा, एक्सटेंशन दे दो बाबा। उन्होंने हमें एक्सटेंशन दे दिया, हमारा डेट को रिस्ट्रक्चर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ साल बाद हम उन्हें भी उस रिवाइज डेट्स के हिसाब से भी पे नहीं कर पाए, तो हम गए एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी देख, सीएलबी ने भी दिया था, अरे तू मुझको 1 दिन देगा, तेरे को 10 दिन मिलेंगे। सीएलबी ने भी मुझे एक्सटेंशन दिया था, तुम भी दे दो रे बाबा, दे दो रे बाबा। एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो यहां पे इशू ये था कि एक कंपनी जो अपने डिपॉजिट रीपे नहीं कर पा रही है, जिसको कंपनी लॉ बोर्ड ने पहले एक्सटेंशन दिया है, क्या एनसीएलटी उसको वापस एक्सटेंशन देगा? द आंसर वाज नो। यहां पर एनसीएलटी हेल्ड दैट द एपेलेंट हैड at the time of first grant of extension got relief of huge extension by CLB and there was no reason to accept the plea for further extension। पहले कंपनी लॉ बोर्ड ने आपको एक्सटेंशन दे दिया है, तो अब एनसीएलटी आपको एक्सटेंशन नहीं देगा। देखो हम इसको जनरलाइज करके पढ़ते हैं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा कि नहीं देगा, ठीक है। बाकी इस केस में तो उन्होंने कह दिया था नहीं देंगे, बिकॉज सीएलबी ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने आपको पहले एक बार एक्सटेंशन दिया, तो एनसीएलटी वापस नहीं देगा। बहुत ही बढ़िया बात है। देन आता है सी लॉ 22, एस गोपाल कुमार वाला केस। यहां पे क्या था, फोकस करना अच्छे से, कि एक सेक्शन है, वो सेक्शन ऐसा कहता है कि अगर मैं कहूं मुझे तुमसे, नहीं, वो सेक्शन कहता है अगर इफ अ कंपनी इज होल्डिंग 90% or more shares in the other company, if a company is holding 90% or more shares in the other company and complies with the requirement of this section, then these shareholders, 90% shareholder can compulsorily acquire the shares of the minority। तो कंपल्सरी एक्विजिशन वाला एक सेक्शन होगा, आपने पढ़ा होगा एग्जीक्यूटिव में, कि अगर एक व्यक्ति के पास 90% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, तो वो कंपल्सरी रिमेनिंग लोगों के शेयर्स एक्वायर कर सकता है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर हुई इस केस में। सी लॉ 22 के अंदर एक व्यक्ति गया कोर्ट में कि आई एम होल्डिंग 90% शेयर्स, तो मुझे कंपल्सरी रिमेनिंग के शेयर्स एक्वायर करने, मुझे वो दे दो। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई साहब सेक्शन 236 है, सेक्शन 236 टॉक्स अबाउट व्हेन यू आर होल्डिंग 90% और मोर शेयर्स यू कैन कंपल्सरी एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स, बट 236 की अदर कंडीशंस भी हैं, और अगर आप अदर कंडीशंस कंप्लाई नहीं करते, तो मियरली द रीजन दैट यू आर होल्डिंग 90% शेयर्स डज नॉट गिव यू अ राइट टू मैंडेटरीली एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स। मैं एक और बार रिपीट करता हूं, इस केस के अंदर कोर्ट ने कहा, एनसीएलटी ने कहा दैट 236 स्पेसिफाई सर्टेन कंडीशंस जिसमें यू कैन कंपल्सरीली एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स। यू आर होल्डिंग 90% शेयर्स,
This is not the only condition. Merely the fact that you are holding 90% shares of the company does not give you a right to compulsorily acquire the remaining shares. You need to comply with other conditions of 236. And in this given case, you are not satisfying, you're not complying with the other conditions of 236. So despite of the fact that you are having 90% shares, despite of the fact that you're having 90% shares, you will not be allowed टू कंपल्सरी एक्वायर द रिमेनिंग शेयर्स। तो इनका कहना था 236 में और भी कंडीशंस हैं, वो भी कंप्लाई करनी होगी। सिर्फ आपके पास 90% शेयर्स हैं, दैट इज नॉट गुड इनफ। ये पढ़ाया हमको सी लॉ 22 ने। फिर आया हमारे सामने सी लॉ 23। हरीश सखरन वाला केस था, बहुत ही फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था, अगर इस केस के अंदर हम जाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, फोकस करना अच्छे से, तो इस केस के अंदर हुआ इतना सा था कि हरीश सखरन जी, अगर आपने ILNFS का आपको फ्रॉड याद होगा, तो इसके अंदर इस व्यक्ति ने कहा था कि आप ऐसे कैसे रीओपन कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और यहां पे अपील डिसमिस कर दी गई और बोला गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो रीओपन होंगे ही से। तो मेन इशू था कि क्या आप रीओपन कर सकते हैं क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, तो ऑफ कोर्स रीओपन कर सकते थे। तो यहां पे ये केस गया, कहां तक गया, देखो सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया था। हरीश सखरन जी गए कि ऐसे कैसे रीओपन कर सकते हो मेरी बुक्स को, एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्टेनली कंपनीज दैट गिव्स अ राइट टू फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स, तो द बुक्स कैन बी रीओपन। हरीश सखरन वाला जो केस है, इट्स अ वेरी फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, बहुत सारे फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है, तो इसमें कोई लीगल टेक अवे नहीं है, हमारे पास नहीं है। इतनी सी बात है कि रीओपनिंग होगी कि नहीं होगी, तो हरीश सखरन जी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीओपनिंग होगी। चल, फिर आता है CL24 कैड्स सॉफ्टवेयर। अरे बहुत ही अच्छा हुआ यहाँ पे क्या हुआ, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को निकाल दिया। अजी निकाल दिया डायरेक्टर को, क्या बोलते हुए निकाल दिया ए बोलते हुए निकाल दिया डायरेक्टर को कि हमें अब आप में कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अजी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें आप में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहा, चले जाइए यहां से। डायरेक्टर ने कहा ठीक है चला जाता हूं, ओके बाय बाय, बट मेरा कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस तो दे दो। आप बच्चों ने एग्जीक्यूटिव में एक सेक्शन पढ़ा होगा केएमपी के चैप्टर के एंड में, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, सेक्शन 202 के आसपास, कि भाई साहब अगर आप अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेट्रा को निकाल रहे हैं तो उसे कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस देना होता है फॉर मैक्सिमम 3 इयर्स और रिमेनिंग टेन्योर, ऐसा तो उसको देना होता है। बोला कि ठीक है जा रहा हूं, मुझे मेरा कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस दे दो। तो बोला कि नहीं देंगे आपको कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, क्यों? क्योंकि हमें तो आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण निकाल रहे हैं, तो नहीं देंगे। तो वो व्यक्ति गया कोर्ट में, NCLAT हेल्ड इफ एनी कंपनी is removing their director for loss of confidence, सुनना, if any company is removing their director for loss of confidence, still compensation has to be given, compensation देना होगा। क्यों? कंपनीज एक्ट के डिस्क्वालिफिकेशन या किसी सेक्शन में ऐसा नहीं लिखा है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं। इफ दैट पर्सन टचेस एनी डिस्क्वालिफिकेशन, वो 164 या 167 में कहीं डिस्क्वालीफाई हो जाता है और वो निकल रहा है, तो आपको कंपनसेशन नहीं देना है, बट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज नोवेयर स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट एज अ ग्राउंड फॉर रिमूवल। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इट इज अ ग्राउंड ऑफ रिमूवल। तो हमारे लिए लीगल टेक अवे क्या है, हमें क्या सीख के निकलना है यहां से हमारा लीगल टेक अवे इतना सा है कि इफ एट ऑल अगर कभी भी केस बनता है फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर को निकाल देती है, मैनेजिंग डायरेक्टर टू बी वेरी प्रिसाइज को निकाल देती है फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, स्टिल द कंपनी विल हैव टू पे द कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस देना होगा, यह हमें पढ़ाया सी लॉ 24 ने। नेक्स्ट हम जाते हैं सी लॉ 25 के पास। सी लॉ 25 उषा मार्टिन वाले केस में हमने सीखा कि भाई साहब दो कंपनीज के इसमें केस चल रहा है, तो क्या लेंडर हु आल्सो हैज अ राइट टू अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर, एक लेंडर हूं मैं, मेरे पास नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का भी राइट है, तो क्या मैं एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं? इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं। लॉ सेज यस, इंटरवेंशन एप्लीकेशन इज आल्सो नोन एज इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन। सो कैन अ लेंडर बी इम्प्लीडेड इन अ केस? दो लोगों के बीच में केस है, आई एम अ लेंडर, तो कैन आई फाइल एन इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन? Yes, the answer is yes. Intervention application या impleadment application आप फाइल कर सकते हैं। In this case, the lender also had a right to appoint nominee director. तो हमारे लिए क्या सीखने हुआ, एक लेंडर है who also has a right to appoint nominee director, क्या वो impleadment के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? Yes, दे सकता है, वो केस में ऐड किया जाएगा। ये पढ़ाया हमें सी लॉ 25 में। फिर आता है सी लॉ 26, बहुत ही इजी सा केस है। यहां पे क्या होता, चोर थे। अरे मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाया था, जो मेरे बचपन में मुझे मेरे गिरिराज जी सर ने सिखाया था कि यहां पे चोर वो होता है जो पकड़ा जाता है। कनोडिया निट्स को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया था। कनोडिया निट्स बोले नहीं हमें तो नोटिस ही नहीं मिला था और हम तो बिजनेस कर रहे थे। तो यहां पे कोर्ट बोला चलो निकलो, यहां से निकलो। एक तो आरओसी ने एफिडेविट दे दिया है हमें
कि उन्होंने सारे नोटिसेस दिए थे आपको, और दूसरा आप क्या बोल रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा था, ये जो 2 बिल आपने साल भर में सबमिट किए ना, 2 साल में 2 बिल क्या आपने बिजनेस किया था, इन दोनों बिल्स में परचेजर का एड्रेस में आप ही का नाम लिखा है, तो आप ही सेलर और आप ही परचेजर, बड़ी गलत बात है डोंडू। तो यहां पे कह दिया गया कि भाई साहब आप ये चोरी करेंगे तो नहीं चलेगा, आप ये चोरी करेंगे तो नहीं चलेगा। तो इस केस के दिस इज आल्सो फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, जिसके अंदर कनोडिया निट्स वाज स्ट्रिकन ऑफ। कनोडिया निट्स है कि नहीं, हमें कैसे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, यहां पे एनसीएलटी ने बोला कि नहीं, यू आर एक्चुअली स्ट्रिकन ऑफ। Appeal dismissed by NCLT, so company could not prove that it was carrying on operation and hence NCLT also ordered in the favor of companies being stricken off. उन्होंने कह दिया कि कंपनी हैज टू बी स्ट्रिकन ऑफ, कनोडिया निट्स चोर है, चोर है, चोर है। फैक्चुअल ओरिएंटेड केस। सी लॉ 27 हमारे सामने आता है एकदम मस्ती में। यहां पे एक छोटा सा डिस्कशन था कि रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई करने की पावर, रजिस्टर ऑफ मेंबर को रेक्टिफाई करने की पावर सिविल कोर्ट के पास है या एनसीएलटी के पास है, सिविल कोर्ट के पास है, एनसीएलटी के पास, सिविल कोर्ट के पास है, एनसीएलटी के पास है। जवाब दो मुझे, किसके पास है, एनसीएलटी के पास है। हमारे जितने केसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें जब भी लड़ाई होती है तो पावर हमेशा एनसीएलटी के पास है। कुछ केसेस में आज भी हाईकोर्ट के पास पावर होती है, बट हमारे केसेस में लिमिटेड तरीके से बोलूं तो 2 बार ये झगड़ा होगा। एक और केस ऐसा आएगा कि पावर किसके पास है, तो भाई साहब पावर होती है एनसीएलटी के पास। तो सिविल कोर्ट या एनसीएलटी किसके पास पावर होगी फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, द पावर विल बी विद एनसीएलटी। और एक बहुत बढ़िया सा सेक्शन है कंपनीज एक्ट 13 में जो एंड में ऐसा कहता है कि हर वो पावर जो कंपनीज एक्ट ने एनसीएलटी को दी है उसमें कोई भी सिविल कोर्ट कभी इंटरफेयर नहीं कर सकता। सिविल कोर्ट विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन, ऐसा करके सेक्शन। सो सी लॉ 27 ने बताया कि सिविल कोर्ट और एनसीएलटी की बात हो रही है कि किसके पास जुरिस्डिक्शन है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, दैट जुरिस्डिक्शन इज विद एनसीएलटी। फिर आता है सी लॉ नंबर 28 एकदम मस्ती में। तो यहां पे भी एक डिस्कशन ऐसा चल रहा था कि भाई साहब ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का एक बहुत प्यारा सा सेक्शन है, राइट, आप सबको याद होगा। उसमें एक लिमिट होती है कि अगर एक व्यक्ति को 241, 244 इस तरफ को लिमिट्स मिलती है आपको कि अगर कोई भी व्यक्ति को एप्लीकेशन फाइल करना है फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, द पर्सन मस्ट बी हैविंग 10% टोटल मेंबर्स, 100 मेंबर्स और 10% टोटल इशूड शेयर कैपिटल, ये उसके पास होना चाहिए तभी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। बट वहां पर एक और प्रोविजन है कि अगर कभी भी एनसीएलटी को ठीक लगता है तो एनसीएलटी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में कैन वेव ऑफ दिस कंडीशन एज वेल, कि एनसीएलटी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में उस कंडीशन को वेव ऑफ भी कर सकता है, राइट। तो यहां पे यही लड़ाई थी कि एक व्यक्ति आया कि हमें भी वेव ऑफ करो, वी वांट टू फाइल अ केस, वी वांट टू फाइल अ केस, हमें भी वेव ऑफ करो। तो यहां पे एनसीएलटी ने वेव ऑफ नहीं किया, तो वो गया एनसीएलटी के पास कि ये कोई बात होती है कि हमें वेव ऑफ क्यों नहीं मिल रहा है, हमें वेव ऑफ क्यों नहीं मिल रहा है। एनसीएलटी ने समझाया कि सुनो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग अ केस फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है ना, उसको वेव ऑफ किया जाता है एक्सेप्शनल केसेस में। जैसे कि उन्होंने केस बताया कि मान लो एक कंपनी है, उसमें ये प्रमोटर और उसके पहचान वाले 2-3 शेयर होल्डर मिलके 93% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। एग्जांपल लो, 93% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ये प्रमोटर और उनके पहचान वाले मिलके 93% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। अब आप बच्चे लोग मिलके भी 7% ही शेयर्स होल्ड कर रहे हो, तो कभी आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में केस ही फाइल नहीं कर पाओगे ना उनके अगेंस्ट, कभी आप ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में केस ही फाइल नहीं कर पाओगे उनके अगेंस्ट। तो दिस अमाउंट्स एज अ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। नहीं यार, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस है, इनको अलाउ करते हैं। बट आपके केस में ऐसा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है, आपके साथ बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो कि फ्री हैं टू फाइल अ केस, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में आप फॉल करेंगे तो ही एनसीएलटी वेव ऑफ करेगा, किसी भी रैंडम केस में वेव ऑफ नहीं करेंगे। सो दिस ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इट विल बी वेव्ड ऑफ ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस लाइक द एग्जांपल आई गिव। ये हमें पढ़ाया सी लॉ 28 ने। फिर हमारे सामने आया सी लॉ 29, के जे सुरेश वाला केस। ये भी बड़ा ही ज्यादा फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था कि एक शेयर परचेज अग्रीमेंट हुआ था, फोकस करना अच्छे से। द पेमेंट्स वर मेड, थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट किया, फिर आगे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफॉल्ट किया, उसके बाद में उनका कुछ अमालगमेशन हो गया, अमालगमेशन हो गया। अब एक कंपनी यहां पे लड़ रही है कि सुनो सुनो सुनो, ये जो कंपनी है तो हमको पैसे ही नहीं देती है, ये अमालगमेशन के टाइम पे इन्होंने हमारा अप्रूवल ही नहीं लिया। वापस रिपीट करने की कोशिश करो, समरी रिपीट करो, थोड़ा सा फास्ट है। एक दो कंपनी के बीच में कुछ अग्रीमेंट हुआ, शेयर परचेज अग्रीमेंट, उस तहत एक कंपनी को दूसरी कंपनी को पेमेंट देना था, इन्होंने थोड़ा सा दिया, फिर देना बंद कर दिया। उसके बाद में ये जो कंपनी ने पेमेंट नहीं दिया, इन्होंने एक अमालगमेशन वगैरह में अग्रीमेंट किया, इनको पूरा पता था सब कुछ, ठीक है अमालगमेशन हो रहा है, बट ये कंपनी ने अग्रीमेंट एंटर किया पर ये पैसे नहीं दे रही थी। तो जो दूसरी कंपनी इसको पैसा नहीं मिल रहा है ना, इसने केस फाइल कर दिया कि हाउ कैन दे एंटर इनटू दिस अमालगमेशन, दे हैव नॉट गिवन अस नोटिस, हमारा अप्रूवल नहीं लिया, ऐसा वैसा। नाउ अंडरस्टैंड, जैसे कनोडिया निट्स चोर थे ना, वैसे ये लोग भी चोर थे। इनको पूरा पता था कि भाई साहब ये अमालगमेशन हो रहा है, पर इनको ये मौका मिला कि इसमें अगर इनके अमालगमेशन में हमने उंगली फंसा के रोक दिया तो क्या पता हमें हमारा पेमेंट मिल जाए जो नहीं मिल रहा था। तो यहां पर एनसीएलटी ने क्या किया, अपील वाज डिसमिस, के भाई साहब जाओ जाओ जाओ, कुछ भी बोलते हो, यू ऑलरेडी हैड नोटिस ऑफ दैट अमालगमेशन, यू कैन नॉट से नाउ कि आपको नोटिस नहीं मिला। आपका उनके पास नो ऑब्जेक्शन भी है।
कि आपको नोटिस भी था और आपका नो ऑब्जेक्शन भी आपने दिया हुआ है। दिस इज अनदर फैक्चुअल ओरिएंटेड केस, इसमें कोई लीगल टेकअवे नहीं है। उसके बाद में आता है सी लॉ 30, बहुत ही बढ़िया। यहां पे वापस एक लड़ाई हुई थी एनसीएलटी और साथ में कौन सा कोर्ट है यहां पर, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट वर्सेस एनसीएलटी हुआ कि आखिर विच इज द प्रॉपर फोरम, हाई कोर्ट वर्सेस एनसीएलटी, विच इज द प्रॉपर फोरम फॉर कंपनी रिलेटेड केसेस। तो हु वन, एनसीएलटी वन। तो मैंने आपको यही बताया कि हमारे सिलेबस में दो ऐसे केसेस हैं, एक केस में आता है सिविल कोर्ट या एनसीएलटी, किसके पास जुरिसडिक्शन है, एनसीएलटी। एक बार आता है हाई कोर्ट एनसीएलटी, किसके पास जुरिसडिक्शन है, एनसीएलटी। मैंने आपको जब रेगुलर बैच में पढ़ाते बताया था आज भी इंडिया में कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे हाई कोर्ट के पास भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं रिट पिटीशन वगैरह फाइल करके, लेकिन हमारे सिलेबस ओरिएंटेशन से बोलूं कंपनी में दो ही केस है। अगर एग्जाम में आता है सिविल कोर्ट वर्सेस एनसीएलटी तो आपको उस रिस्पेक्टिव केस लॉ पे जाना है, हाई कोर्ट वर्सेस एनसीएलटी तो आपको इस रिस्पेक्टिव केस लॉ पे आना है, कंपनी लॉ 30 सास हॉस्पिटल वाले केस पे। तो एनसीएलटी वर्सेस हाई कोर्ट, हु हैज द जुरिसडिक्शन फॉर कंपनी रिलेटेड मैटर्स, एनसीएलटी। फिर आते हैं हम केस लॉ नंबर 31 के ऊपर, कर्ण गुप्ता। अजी कर्ण गुप्ता बहुत ही बढ़िया व्यक्ति था। इस कर्ण गुप्ता ने क्या किया था, सुनना ध्यान से। इस कर्ण गुप्ता कंपनी का डायरेक्टर था, इसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कंपनी को, ओके दे दिया, फिर ये अपना काम करता रहा। कंपनी ने 3 साल तक क्या किया है, फाइलिंग ही नहीं किया। कंपनी के सारे डायरेक्टर्स आर डिस्क्वालिफाइड। उस डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर की जो लिस्ट आई उसमें जी कर्ण गुप्ता का भी नाम आ गया। कर्ण गुप्ता बोले मैंने तो कंपनी छोड़ दी थी, बट हुआ ये था कि कंपनी ने उसके रेजिग्नेशन के बारे में आरओसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। कंपनी डिड नॉट इन्फॉर्म आरओसी, तो आरओसी के हिसाब से कर्ण गुप्ता वाज स्टिल अ डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। तो जब डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट आई कि इस कंपनी ने फाइलिंग डिफॉल्ट किया है तो सारे डायरेक्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दो, कर्ण गुप्ता को भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। कर्ण गुप्ता यहां पर गया कोर्ट में और कोर्ट ने कहा दिस इज द कंप्लीट मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, दिस इज द कंप्लीट मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। कर्ण गुप्ता का नाम डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट से हटाया जाए। कर्ण गुप्ता शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज इसने तो अपना रेजिग्नेशन कंपनी को दिया था ना, कंपनी ने फाइल नहीं किया, इट इज द मिस्टेक ऑफ द कंपनी। आई विल टेल यू समथिंग, ये तो आपके एग्जीक्यूटिव में आप पढ़ चुके हो। ये क्वेश्चन था जो एग्जीक्यूटिव के अंदर आपको मिलेगा, एक केस ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव में था कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो चुका है, एक व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया है, उस व्यक्ति ने रेजिग्नेशन का नोटिस दे दिया है कंपनी को, कंपनी ने आगे फाइल नहीं किया है, तो इस केस में अगर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा तो डायरेक्टर होगा क्या? द आंसर इज नो, डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बिकॉज इट इज the default, the mistake is on part of the company. If the director has resigned before the actual default, but the company fails to inform ROC about his resignation, the director will not be disqualified. कर्ण गुप्ता बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं होगा बिकॉज उसने तो भाई साहब फाइल किया था ना। फिर आता है सी लॉ 22, आपके सामने आता है सिंपल, a person other than a member of creditor can also challenge the striking of name through a writ petition, कि एक writ petition के थ्रू कोई भी व्यक्ति who is not even a member of creditor कैन चैलेंज स्ट्राइकिंग ऑफ। तो हुआ ऐसा, एक कंपनी का स्ट्राइकिंग ऑफ हो गया, अब एक व्यक्ति आके उसको चैलेंज करा कि आप इसको कैसे स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, इनका तो बिजनेस वगैरह चल रहा था। तो उससे पूछा आप कौन साहब, ओनली अ मेंबर और अ क्रेडिटर कैन चैलेंज स्ट्राइकिंग ऑफ। तब यहां पर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया नहीं, ऐसा नहीं है, एनी पर्सन हु इज इवन नॉट अ मेंबर नॉट अ क्रेडिटर कैन चैलेंज स्ट्राइकिंग ऑफ, बट हाउ? थ्रू अ रिट पिटिशन। आप एनसीएलटी के अंदर जाके चैलेंज नहीं कर सकते, बट आप रिट पिटिशन करके चैलेंज कर सकते हो। सो एनी पर्सन हु इज नॉट अ creditor, not a member, can challenge the striking off through a writ petition. इसके बाद साइरस इन्वेस्टमेंट टाटा वाला है, वो तो हमने अलग तरीके से पूरा डिटेल में कंप्लीट कर लिया है। Are you all with me? Are you all with me? Tell me. So we are done with all the cases of company law. Are you all with me? अब अगर आप कभी भी देखना चाहते हैं तो आपको मैंने एक सारथी दिया हुआ है, सारथी में इस सारे केसेस के टेकअवेज हैं, सारे केसेस के टेकअवेज हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मस्ती से सिर्फ सारथी से भी इसको कर सकते हैं। हमने केस लॉ नंबर 1 टू केस लॉ नंबर 32 डिस्कस किया। केस लॉ नंबर 1 कंपनी लॉ 1 टू कंपनी लॉ 32 हमने भी डिस्कस किया। अगर इस सारथी को देखते हैं हम ऐसे एकदम मस्ती में, एकदम फोकस करना अच्छे से। यस यस पीपल, सबसे पहले अरुणा ओसवाल वाला केस पढ़ा था, केस नंबर 1। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिस्प्यूट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ शेयर्स, सिविल डिस्प्यूट, इट कैन नॉट बी डिसाइडेड अंडर सेक्शन दिस इज ऑफ द डिसीजन ऑफ एनसीएलटी सेट असाइड। एनसीएलटी ने क्या किया था, याद आ रहा है क्या आपको? याद आ रहा है? एनसीएलटी ने यहां पे क्या किया था? एनसीएलटी ने यहां पर प्रिज्यूम कर लिया था कि भाई साहब पार्टीशन सूट में इसको तो शेयर मिलने ही वाले, तो ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट के केस आप फाइल कर सकते हैं। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, लेट द पार्टीशन सूट फर्स्ट बी फाइनलाइज्ड बाय सिविल कोर्ट, ओनली देन यू कैन गो अहेड। सेकंड केस था संदीप वाला, उसके अंदर क्या हुआ था कि भाई साहब हमने एक नई चीज पढ़ी कि इवन इफ अ डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 164(2), इवन इफ अ डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 164(2), फिर भी वो कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम के अंदर फाइलिंग कर सकते हैं, उनका डिन और डीएससी कैंसिल नहीं होगा।
फिर आया तीसरा आशीष ओ लालेपुरा वाला केस। इसका हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी स्कीम ऑफ अमालगमेशन या मर्जर है तो उसके लिए आपको रेगुलेटर्स को नोटिस देना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। रेगुलेटर्स को नोटिस दिए बिना आप स्कीम को अप्रूव नहीं कर सकते। एनसीएलटी डज नॉट हैव अ राइट टू वेव ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। फिर हमने केस नंबर 4 पढ़ा पंकज कुमार मिश्रा वाला। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि कोई भी प्रकार का अगर आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का अगर आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं तो रिस्टोरेशन करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंगर देना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। फिर हमने पढ़ा केस नंबर 5 अली बाबा वाला। उसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर एक डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया है, उसके बाद में आपने अगर चेक्स इशू किए तो दिस डायरेक्टर विल नॉट बी लायबल। फिर हमने सीरियल नंबर 6 में कि भाई साहब जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है, जो बैंक ने अलाउ अपॉइंट किया वो नॉमिनी डायरेक्टर है, इसको आप इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। इफ देयर इज अ फ्रॉड इन द कंपनी, इसके अगेंस्ट सिर्फ तब केस फाइल होगा अगर उसके अगेंस्ट एक्सप्रेस एलिगेशन है इन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। फिर हमने पढ़ा कि अगर दो लोगों के पास ये माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स है, मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स है, दे हैव अपॉइंटेड सर्टेन डायरेक्टर्स, दे हैव अपॉइंटेड सर्टेन डायरेक्टर्स। अगर मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से सेक्शन 115 का स्पेशल नोटिस देके ईजीएम प्रॉपर्ली कंडक्ट करके अगर नॉमिनी डायरेक्टर्स के अपॉइंट किए डायरेक्टर्स को निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि क्या एक टाइपोग्राफिकल एरर होगा तो क्या पूरा का पूरा आपका रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैंसिल कर देंगे? क्या नहीं करेंगे। टाइपोग्राफिकल एरर के बाद भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल कैंसिल नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा कि कुछ कंपनीज के अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, कुछ कंपनीज के अगेंस्ट केस चल रहा है, तो हेड ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हम उसके एसेट्स को सीज कर सकते हैं क्या? जी नहीं कर सकते। उसके बाद में हाईकोर्ट जिस जगह का है वहीं पे कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी केस फाइल होगा। जहां पे कॉज ऑफ एक्शन है उसी के हाईकोर्ट में केस फाइल होगा। कंपाउंडिंग फीस कभी भी कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। यहां पे बेंच ने बोला कि यार एक कंपनी को अपने बेड डेट्स को राइट ऑफ करना है कि नहीं करना, ये उनका कमर्शियल डिसीजन है, यू कैन नॉट इंटरफियर। उसके बाद में यहां पे हमने पढ़ा क्या बोला, अगर मान लीजिए वाइंडिंग अप पिटिशन है, वाइंडिंग अप पिटिशन चल रही है, उस बीच अगर स्ट्राइक ऑफ भी हो गया तो भी वाइंडिंग अप पिटिशन विल कंटिन्यू। Preference shareholders, can they give application for their own redemption? Yes, they can under 55 as well as 245। फिर बोला कि भाई सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, सील ऑफ 15 के अंदर पढ़ा था हमने कि कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के कारण टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है, ये तो कोई ग्राउंड नहीं होता चैलेंज करने का। एनसीएलटी के पास कोई पावर नहीं है कि वो फाइलिंग और एडिशनल फीस को वेव ऑफ कर दे। एक एलएलपी को अगर मर्ज होना है इंडियन कंपनी के अंदर तो पहले उसको 366 में रजिस्टर होना पड़ेगा, उसी के बाद एलएलपी डायरेक्टली इंडियन कंपनी मर्ज नहीं हो सकता। एलएलपी को पहले 366 में रजिस्टर होना होगा, फिर वो इंडियन कंपनी में मर्ज हो सकता है। 167(1)(a के जो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स है, दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। ये जो 164(2) है, इट अप्लाइज रेट्रोस्पेक्टिव, इट डज नॉट अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली, नॉट टू अप्लाई रेट्रोस्पेक्टिवली। नेक्स्ट कि भाई साहब अगर आईबीसी में लिक्विडेशन चल रहा है, आईबीसी में लिक्विडेशन चल रहा है तो उसी टाइम पे कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट कौन नहीं कर सकता है? 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 प्रमोटर नहीं कर सकता है। और जो लोग 29A ऑफ आईबीसी में डिस्क्वालिफाइड है वो लोग नहीं कर सकते, ये भी आपको पता नहीं होगा शायद। अगर सीएलबी ने ऑलरेडी आपको बहुत सारे एक्सटेंशन दे दिया तो वापस एक्सटेंशन मांगना आप एनसीएलटी के पास मत आओ। उसके बाद में कंपलसरी एक्विजिशन करो, आपका 90% शेयर से आप कंपलसरी एक्वायर कर रहे हो, नहीं भाई साहब सिर्फ 90% होना काफी नहीं है, आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन की 236 की रिमेनिंग कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना हो। उसके बाद में रीओपनिंग, ये हमारा हरिशंकरन वाला केस था, फैक्चुअल ओरिएंटेड केस था कि रीओपनिंग के लिए गया था, वो सुप्रीम कोर्ट को बोला मत करो मत करो, सुप्रीम कोर्ट बोला रीओपन होगा। उसके बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर आप लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए निकाल रहे हो, निकाल दिया, लात मार के निकाल दिया मैनेजिंग डायरेक्टर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस को लिए, फिर भी साथ में आपको क्या देना होगा? कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस देना होगा। उसके बाद में क्या लेंडर एसबीआई को इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ करोगे? बिल्कुल करेंगे, इनके पास तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट भी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद में कनोडिया नेट्स चोर वाले केस आ गए कि भाई साहब ये बोले हम तो बिजनेस कर रहे थे, हमें तो नोटिस भी नहीं मिला। चोर है, आपको नोटिस मिला है, आरओसी ने बोला है और आप कोई प्रूव भी नहीं कर पाए कि आप बिजनेस कर रहे थे, आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। सिविल कोर्ट या एनसीएलटी, किसके पास राइट है फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मेंबर? एनसीएलटी। मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होते हैं ना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में, यार वो एनसीएलटी का पावर है कि वो वेव ऑफ कर सकता है रिक्वायरमेंट, तो क्या कभी भी वेव ऑफ कर सकता है क्या? नहीं नहीं, ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। फिर यहां पे एक और फैक्चुअल ओरिएंटेड केस है सुरेश वाला कि भाई साहब सुनो ना सर, सर ये मुझे पैसे नहीं दे रहे, नहीं उन्होंने अमालगमेशन कर लिया, मुझे बताया भी नहीं, उनका अमालगमेशन वैलिड नहीं होगा। कोर्ट बोला कि भाई साहब आपको बताया था, आपका नो ऑब्जेक्शन भी है उनके पास में, जबरदस्ती झूठ मत बोलो। नेक्स्ट सास हॉस्पिटल के अंदर प्राइमरी फोरम फॉर कंपनी लॉ इज एनसीएलटी, एनसीएलटी और हाईकोर्ट कौन? एनसीएलटी। फिर आता है यहां पर कि भाई साहब हमारा कर्ण गुप्ता वाला केस कि भाई साहब अगर डायरेक्टर ने छोड़ दिया है,
उसने आपको फाइल किया था, कंपनी को रेजिग्नेशन, कंपनी ने आरओसी को फाइल नहीं किया, तो इट इज द मिस्टेक ऑफ द कंपनी, दैट डायरेक्टर विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी. A person other than member creditor can also challenge striking off through a writ petition. कि writ petition के थ्रू एक व्यक्ति जो कि मेंबर और क्रेडिटर नहीं है वो भी स्ट्राइकिंग ऑफ को चैलेंज कर सकता है. आर यू ऑल विथ मी? और साइरस इन्वेस्टमेंट वर्सेस टाटा सन्स वाला केस है, उसको हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, तो उसका कोई लीगल टेक अवे नहीं होता है. उसके अंदर बस हमने सीखा, ओके, पहले देखा एनसीएलटी. मुझे बताओ एनसीएलटी हमेशा क्या करता था? एनसीएलटी किसके फेवर में देता था? एनसीएलटी किसके फेवर में देता था? एनसीएलटी हमेशा टाटा के फेवर में देता था. फिर एनसीएलटी में जाते थे साइरस मिस्त्री के फेवर में, फिर वापस एनसीएलटी के पास जाते थे टाटा के फेवर में, फिर वापस एनसीएलटी के पास जाते थे साइरस मिस्त्री के फेवर में, फिर गए सुप्रीम कोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है टाटा के फेवर में. तो अगर मैं ऐसा ही थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूं तो ऐसा जरूर कह सकते हैं, पहले एनसीएलटी में गए, टाटा के फेवर में आया, फिर एनसीएलटी में गए, साइरस मिस्त्री के फेवर में आया थोड़ा सा, फिर वापस एनसीएलटी में केस आया, वापस टाटा के फेवर में आया, फिर वापस एनसीएलटी में गए, वापस साइरस मिस्त्री के फेवर में आया, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के फेवर में जजमेंट दिया. तो ये अभी तक की स्टोरी है एंड आई डोंट थिंक इनके ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते, बट अगर आ भी गए तो वी शुड बी ऑल सेट. हमने इतना डेप्थ में पढ़ा हुआ है. आई ऑल सेट. आई होप वी आर ऑल सेट विथ रिस्पेक्ट टू आवर चैप्टर नंबर 1, राइट? अरे नहीं कर दूं, थक नहीं गया, थोड़ा सा इशू है. इशू ऐसा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू से ऐसा ही रहा है दैट मैं वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ज्यादा करता हूँ, और एकदम से जो लोग एग्जीक्यूटिव में पढ़े हैं, स्पेशली फेस टू फेस में अगर आप में से मुझसे पढ़ा होगा, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम से कोई पिच ऊपर नीचे कर लेता हूँ. और कैसा है, द डॉक्टर इज सजेस्टेड नॉट टू डू इट, डॉक्टर इज सजेस्टेड नॉट टू डू इट. ऐसा वो कहता है कि वोकल कॉर्ड्स का ऐसा क्या, इतना फ्लक्चुएशन मत रखो, एक टोन में पढ़ाओ. मैंने कहा बिल्कुल सर ना, एक टोन में पढ़ाता हूँ, सबको सुला देता हूँ एक साथ में, इंडिया के हजारों बच्चे को सुला के, और मैं गिनेस बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता हूँ, बड़ा मजा आएगा. तो इट इज जस्ट कि वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे और हम उनकी बात नहीं समझ पाते. इस कारण से व्हाट आई डू कि पढ़ाते टाइम मैं मस्ती से मेरी तरह से पढ़ाते हैं, बट देन आई टेक कंप्लीट रेस्ट. तो मैं एकदम फिर कुछ बोलता ही नहीं हूँ फॉर फ्यू आवर्स, तो वो थोड़ा सा कवर हो जाता है. पता चला आपका लेक्चर ऐसे ले लिया और कल सुबह सिक्योरिटी का लेक्चर ले नहीं पा रहा हूँ, तो अब कैसा है, जब जीवन में यही कर रहे हैं अपन ना, तो इसको एक बैलेंस बना के रखते हैं. आई टेल यू ऑल द प्रोफेशंस आई एम इन्वॉल्वड इन, आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई थ्रोट. मतलब मेरे सारे प्रोफेशन में पूरा थ्रोट पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड मेकिंग अ बैलेंस ऑफ इट, राइट? एक बैलेंस चालू कर दिया कि मस्ती से अपन पढ़ाते अपने तरीके से पढ़ाएंगे, इसके बाद में देन आई डू नॉट टॉक फॉर अ व्हाइल, तो मस्ती से हो जाता है. चलिए यार, अब मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चों के दिलो दिमाग में चैप्टर 1 तो पूरा बैठ चुका था, कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है चैप्टर 1 के अंदर. अब चैप्टर 1 कैसे पूरा सेट हो चुका है, और आप इसकी ब्यूटी समझ रहे हो, आप इसकी ब्यूटी समझ रहे हो. ब्यूटी ये है कि अब ये वीडियो क्लिप मैं आपको दे दूंगा यूट्यूब पे. यूट्यूब पे क्यों? ताकि आपको वॉच रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वॉच रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, और आप मस्ती से इसको जितनी बार देखोगे उतना फायदा है. जितनी बार ये वीडियो आपने देखा ना, उतना आपके केसेस कंटेस्ट हो जाएंगे. और मैं जब क्विक रिवीजन वीडियो करता हूं ना, क्विक रिवीजन वीडियो करता हूं, तब उसके अंदर मैं बार बार बोलता रहता हूं, ओके ये केस था कंपनी लॉ 18, कंपनी लॉ 18, ये केस था कंपनी लॉ 17. तो उससे क्या होता है, उसका फायदा ये होता है यारों कि अब आपके दिमाग में याद हो जाएगा, इतनी बार वो वीडियो देखोगे. देखो अभी से लेकर एग्जाम में, अभी से लेकर एग्जाम तक आप इस वीडियो को नहीं करके 4-5 बार तो देख ही लोगे ना. आप इस वीडियो को 4-5 बार तो देख ही लोगे 100%. अरे कभी भी संडे को बैठे रिवीजन कर रहे हैं, अरे एग्जाम के एक दिन पहले भी तो आप सोचो ना, आपका जब आधे घंटे में पूरा चैप्टर हो रहा है, तो आप देख के रिवाइज कर लोगे. तो इसका फायदा ये है कि एग्जाम में अगर उससे रिलेटेड केस आया कि कन्वर्जेंट नेट्स वाला केस आ रहा है, तो आपको उससे केस लॉ का नंबर भी याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. और अगर मान लीजिए केस लॉ का नंबर भी आता, तो आपके पास जैसे ही ये सारथी ये खुला कनोडियन नेट्स वाला, अरे ये रहा केस लॉ नंबर, ये है केस लॉ नंबर. फॉर एग्जांपल कनोडियन नेट्स ढूंढ रहा हूं, कनोडियन नेट्स, तो कनोडियन नेट्स आपने ढूंढा, चोर 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 चोर, ये रहा कनोडियन नेट्स. तो कनोडियन नेट्स जैसे ही मिल गया सीलॉ 26, तो अपनी मेन बुक से सीलॉ 26 को ढूंढने में कितना 1 मिनट लगेगा ना, 1 मिनट, क्योंकि अपन ने नंबरिंग सेम रखी है. इसमें भी सीलॉ 26 है, अपने योद्धा में भी सीलॉ 26 आ गया, आंसर लिखना चालू. So that is how the objective is. Second,
ये जो इमेजेस है ये भी आपको याद रख लेनी है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मैनेजिंग डायरेक्टर को निकाला है फॉर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, अरे अरे निकालने वाली इमेज थी, तो ढूंढते टाइम आप सारथी में ये इमेज बहुत इजीली ढूंढ पाओगे, सारथी में इमेज बहुत इजीली ढूंढ पाओगे। अरे हाँ हाँ, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालने वाली इमेज थी, ये वाला केस था कैट सॉफ्टवेयर का, हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर इज कंपनसेशन, यही वाला केस है सी लॉ 24, और अपन ने उसी टाइम पे योद्धा खोला सी लॉ 24 1 मिनट में पहुंचकर आर्मी अंडरस्टैंडिंग। तो उस तरीके से आपके लिए एग्जामिनेशन के अंदर केस लॉ को ढूंढना, उसका आंसर लिखना वुड बी अ केक वॉक, वुड बी अ केक वॉक। बट आपने क्या करना है, जी जान से रिवीजन करते रहना है, जी जान से रिवीजन करते रहना है। मतलब मैंने आपको ताकत आपके हाथ में दे दी है, अब उस ताकत को प्रैक्टिस करके और एकदम बेहतरीन तरीके से आगे ले जाना ये आपके ऊपर है। तो मेरा आपको सजेशन क्या रहेगा, जब भी ऐसा लगता है ना आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, फ्री हो, एक्स्ट्रा टाइम है, वॉच दिस वीडियो, रैप इट अप, वॉच दिस वीडियो, रैप इट अप। क्लियर है यारो? अब ये वीडियो कैसे मिलेंगे